हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूमी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पैट की एक और अगली सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। बी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। सी ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया। ऑप्शन डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया। तो बच्चों, बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? बोध गया में बच्चों गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो आपका ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए बोध गया एक तीर्थ केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध किसने जीता था? हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध किसने जीता था? मोहम्मद शाह, शेर शाह सूरी, सिकंदर शाह या फिर फिरोज शाह ने? तो बच्चों, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? यह हुआ था 26 जून 1529। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजय कौन हुआ था? शेर शाह सूरी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? कौन था जफर खान? किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन? तो बच्चों, जफर खान किस प्रसिद्ध शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो ये था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन शुरू किया? कूका आंदोलन किसने शुरू किया? बालक सिंह, ठाकुर सिंह संधावलिया, बाबा दयाल दास या फिर सतगुरु राम सिंह? तो बच्चों, कूका आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था सतगुरु राम सिंह ने। ठीक है, यह आंदोलन अप्रैल कब हुआ था? अप्रैल 1857 को बैसाखी के दिन पंजाब में लुधियाना जिले के भैनी से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? लुधियाना जिले के भैनी नामक जगह से शुरू किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष या फिर बिपिन चंद्र पाल? तो बच्चों, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों, बिपिन चंद्र पाल का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 7 नवंबर और 1858 को हुआ था बिपिन चंद्र पाल का जन्म। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के हबीगंज में हुआ था। और इनका निधन, देखो, जन्म हुआ था 7 नवंबर 1858 को और मृत्यु हो गई थी 20 मई 1932 को। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के हबीबगंज में हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? वो कौन से प्रधानमंत्री थे? स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरले, सर विंस्टन चर्चिल या फिर जेम्स रामरो मैकडोनाल्ड? वो कौन से प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के? तो कौन से थे? ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, जेम्स रामरो मैकडोनाल्ड। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? असहयोग आंदोलन के साथ साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल लीग या फिर अगस्त क्रांति? तो बच्चों जब 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था तो उसके साथ ही साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। ये भी कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका जुलाई 1905 में। कब हुआ था? जुलाई 1905 में। और होम रूल लीग कब हुआ था? अप्रैल 1916 में। ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगस्त की क्रांति कब हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे हड़प नीति के नाम से जाना जाता है? तो किसने तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड मिंटो ने? तो बच्चों हड़प नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। कौन रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे हैं 1773 से 1785 तक। कब से कब तक? 1773 से 1785 तक। कौन रहे हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहे हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे हैं 1738 से 1805 तक। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल रहा है 1807 से 1813 तक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो वो कब हुआ था? 1922 गया में, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम या फिर 1925 कानपुर? तो बच्चों महात्मा गांधी जी ने किस नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ये कब किया था? 1924 बेलगाम में। कब किया था? 1924 बेलगाम में। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। कौन सा था? एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था 1924 में जो हुआ था बेलगाम में। ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर आचार्य नरेंद्र देव? तो बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 23 जनवरी 1897 में। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। और पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 18 से 22 जून 1940 कब हुआ था? 18 से 22 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो जा करके अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है वो नदी है आपकी नर्मदा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो ऐसी कौन सी चट्टानें होंगी? अवसादी चट्टान, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टानें या फिर अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। तो बच्चों ये कौन सी चट्टानें होंगी? ये होती हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों अवसादी चट्टानें क्या कौन कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टानें समय के साथ तलछट या अवसाद के संचय और समेकन से बनती हैं। ठीक है, अब बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? लावा से। किससे बनती हैं? लावा से। और रूपांतरित चट्टानें कायांतरण की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें क्या है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे मैग्मा के ठंडे होने और विक्षेप से बनती है। तो वो कौन सी चट्टानें कहलाएंगी? वो कहलाएंगी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा मौसम है जिसको भारत में संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है? निर्वातित मानसून, अग्रगामी मानसून, शीत ऋतु का मौसम या फिर ग्रीष्म ऋतु का मौसम? क्या होगा इसका सही जवाब? तो बच्चों भारत में निर्वातित मानसून को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। किसको? निर्वातित मानसून को। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? ऐसी कौन सी दाब पेटी है जिसको अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं उपध्रुवीय निम्न दाब, भूमध्य रेखीय निम्न दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब या फिर उच्च दाब। तो इनमें से कौन सी ऐसी दाब पेटी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी ऑप्शन होगा? इसमें होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। ठीक है, किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाएगा? तो किसको? उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब को। ठीक है, ग्लोब पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी अन्यथा अश्व अक्षांश के रूप में इसको जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? यानी कि लगभग काफी प्रकार की समानताएं उस ग्रह में पाई जाती हैं। तो कौन सा ग्रह होगा वो? नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र या फिर मंगल? तो बच्चों वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है आपका शुक्र। ठीक है, पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह माना जाता है किसको माना जाता है? शुक्र को। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और क्यों माना जाता है? क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं, लगभग एक ही द्रव्यमान और बहुत ही समान रचना के हैं। ठीक है, क्या क्या समानताएं हैं? कि इनका आकार जो है लगभग बराबर है और इनका द्रव्यमान भी लगभग बराबर है और बहुत ही समान संरचना के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 377, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 74?
क्या होगा सही जवाब इसका? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1650? तो बच्चों भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों भारतीय संविधान को दुनिया में सबसे लंबा होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है, यानी कि दुनिया में जो सबसे लंबा संविधान है वो किसका है? भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? ऑप्शन दिए गए हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992, 86वां संविधान संशोधन 2002, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 या फिर 61वां संशोधन अधिनियम 1989। तो बच्चों किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वो कौन सा होगा? यह है आपका 61वां संशोधन अधिनियम 1989 को मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 324 से कहाँ से? अनुच्छेद 324 से 329 हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? तो वो कौन सा अधिकार नहीं है? भारत की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, सशस्त्र सेवा के लिए अपराध या फिर अपराधों के सजा के संबंध में संरक्षण। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा एक स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सशस्त्र सेवा के लिए अपराध। ठीक है, क्या होगा? सशस्त्र सेवा के लिए अपराध। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय वित्तीय प्रणाली के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव, चार्ल्स मोंटेग, मैदावोलू नरसिम्हा या फिर सर ओसबोर्न स्मिथ? तो बच्चों जितने बच्चे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके आप अपने आंसर जो हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करें। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर की ओर। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो कौन है? वो है आपके मैदावोलू नरसिम्हा। ठीक है, कौन है? मैदावोलू नरसिम्हा। और ये कौन थे? ये एक भारतीय बैंकर थे जिन्होंने 2 मई 1977 से 30 नवंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक के 13वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। कौन से नंबर के? 13वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। इन्हें भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक? बैंकिंग सुधारों का जनक भी कहा जाता है। किसको? मैदावोलू नरसिम्हा को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो बच्चों किस प्रकार के बीजों ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन दिए गए हैं, उच्च पोषण वाली किस्म के बीजों ने, कम पोषण वाली किस्म के बीजों ने, उच्च उपज वाली किस्म के बीजों ने, या फिर कम उपज वाली बीजों में। तो बच्चों कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है उच्च उपज वाली किस्म के बीजों ने। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1965 को। कब हुई थी? 1965 को। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाली किस्म के बीजों को पहली शुरुआत के साथ हुई थी। और यह कब से कब तक चली थी? 1967 से 1978 तक। कब से कब तक? 1967 से 1978 तक क्या चली थी? भारत हरित क्रांति। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? इनमें से ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कौन सा है? अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, या फिर जीवन स्तर में सुधार करना। तो बच्चों 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। क्या है? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों राजीव गांधी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1985 से 1990 तक की थी। किसकी? 7वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है? क्या माना जाता है? स्वैच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि यह नौकरियों की कमी के कारण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, असुरक्षित बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो बच्चों ये किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? ये होती है घर्षण बेरोजगारी। ठीक है। घर्षण बेरोजगारी की खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? घर्षण बेरोजगारी को खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? वो किसके द्वारा ठीक होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, या फिर समतल उत्तल लेंस। तो बच्चों दूरदृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जाता है? यह है उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। और निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जाएगा? वो किया जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है। अब बच्चों दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं, देखो, दूर की वस्तुएं स्पष्ट साफ दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के समय निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन यौगिक नहीं है? इनमें से कौन सा 3 कार्बन यौगिक नहीं है? तो देखो बच्चों, पाउरुविक अम्ल 3 कार्बन यौगिक होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी 3 कार्बन का होता है, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट ये भी 3 कार्बन का होता है, जबकि फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये 3 का ना होकर के कितने का होता है? 6 कार्बन वाला होता है। तो आपका कौन सा यौगिक नहीं है? ऑप्शन डी फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली के संस्थापक
कौन थे? वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली के संस्थापक कौन थे? R.H. विटेकर, कैरोलस लीनियस, T.S. मॉर्गन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल? तो बच्चों वर्गीकरण की जो पंच जगत प्रणाली के संस्थापक थे वो कौन थे? R.H. विटेकर। कौन थे? R.H. विटेकर। और जो 5 जगत इन्होंने बनाए थे ये कौन कौन से थे? ये था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आपका ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का उपयोग भोजन को आरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है? सिरके का उपयोग भोजन को आरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें फ्लोरिक अम्ल होता है, या फिर इसमें एसिटिक अम्ल होता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह ग्लाइकोलिसिस को रोकता है, या फिर यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, या फिर यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या थाईलैंड की मुद्रा है? ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो क्या है? रुपया, रिंगित, बाहत या फिर युआन? तो बच्चों रुपया कहाँ चलता है? रुपया चलता है भारत में। रिंगित कहाँ चलता है? ये चलता है मलेशिया। कहाँ चलता है? मलेशिया। और युआन कहाँ चलता है? युआन चलता है चीन में। तो बचा क्या? बाहत। अब बाहत कहाँ चलेगा? थाईलैंड में। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या हुई? थाईलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? बाहत। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश भारत के दक्षिण में स्थित है? अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है? तो कौन सा देश है? पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? तो बच्चों इन 4 ऑप्शनों में से भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो वो कौन सा देश होगा? मालदीव। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? 22, 23, 21 या फिर 24? तो बच्चों स्थायी जो समितियों की संख्या है वो कितनी है? 24। कितनी है? 24। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं, जिनमें से लोकसभा के पास कितनी है? 16 है, और राज्यसभा के पास कितनी है? 8 है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के टोटल स्थायी समिति कितनी हो जाती हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन होता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जून को, 12 फरवरी, 14 अप्रैल या फिर 6 दिसंबर को? तो बच्चों अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर को। तो आपका ऑप्शन डी
बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों, यह भीमराव द्वारा किए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए मनाया जाता है? उनके सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए इस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तटीय क्षेत्र का नाम प्राचीन नाम कलिंग है? कलिंग कहाँ का प्राचीन नाम था? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश का? तो बच्चों, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है, तटीय क्षेत्र है, जिसका प्राचीन नाम कलिंग था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, क्या होगा? उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? आनंदपुर साहिब किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? तो बच्चों, आनंदपुर साहिब निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। और यह सतलज नदी के पास पंजाब में स्थित है। और यह फेमस क्यों है? क्योंकि सिखों के दो गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर यहीं पर रहते थे। कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और स्क्रॉल दिया जाता है? अब इनमें से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ आपको नगद धनराशि कितनी प्राप्त होती है? तो कितनी प्राप्त होती है? 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख या फिर 2.5 लाख रुपए? तो बच्चों, अर्जुन पुरस्कार में दी गई नगद राशि कितनी होती है? 15 लाख रुपए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच कौन थी? आपको बताना है कि सन 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच कौन थी? सुनीता शर्मा, रेणु कोहली, पूर्णिमा महतो या फिर हंसा शर्मा? तो बच्चों, कौन सी लेडीज थी वो? उनका नाम था हंसा शर्मा। क्या नाम था? हंसा शर्मा। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित की गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? 1909 में, 1915, 1917 या फिर 1919 में? तो बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक कब रिलीज की गई थी? तो ये था आपका 1909 में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? इंडियन होम रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक का दूसरा उपनाम क्या है? इंडियन होम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? भारत के कुल ऐसे कितने स्थल हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो कितने हैं? 38, 40, 42 या फिर 45? तो बच्चों, पहले ये संख्या कितनी थी? 40, और अब 2 बढ़ चुके हैं, तो अब इसकी संख्या क्या है? 42 है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों, भारत की कुतुब मीनार कौन सी? कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और आगरा किला किया गया था 1983 में, और लाल किला किया गया था 2007 में। ठीक है, कहाँ किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इनको शामिल किया गया था। कुतुब मीनार को किया गया था 1993 में, आगरा किला किया गया था 1983,
और लाल किले को किया गया था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 तक, सॉरी ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री S.M. कृष्णा को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? S.M. कृष्णा को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है और वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है कि S.M. कृष्णा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं आपके कर्नाटक के। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? भारत सरकार ने कब तक यह निर्धारित किया गया है कि हम इस सन तक पूरी तरीके से कार्बन इमिशन को बंद कर देंगे, यानी कि शुद्ध शून्य हासिल करने का प्रयत्न करेंगे? तो कौन से सन तक? 2050, 2060, 2070 या फिर 2080? तो बच्चों भारत सरकार ने 2070 तक के समय को कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर, लेह या फिर लद्दाख में? तो बच्चों बलिदान स्तंभ की जो आधारशिला है वो कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अमित शाह ने जून 2023 को कब किया था? जून 2023 को श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बलिदान स्तंभ की आधारशिला किसने रखी थी? तो आप क्या बताएंगे? अमित शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास क्या स्थापित किया था? क्या स्थापित किया था? महात्मा गांधी की प्रतिमा, संविधान की तस्वीर, सेंगोल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास क्या स्थापित किया गया था? तो आपका उत्तर क्या है? सेंगोल। जबकि सेंगोल क्या होता है? सेंगोल को हम एक तरीके का क्या बोल सकते हैं? राजदंड। क्या बोल सकते हैं? राजदंड। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव, कौन सा उत्सव? गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो वो किस राज्य में किया? गुजरात, केरल, कर्नाटक या फिर असम? तो बच्चों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गज उत्सव बड़े ही धूम धड़ाके के साथ मनाया जाता है? तो कौन सा है वो? असम है। क्या है? असम। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो पहला अरब देश कौन सा है? यूएई, ईरान, इराक या फिर कुवैत? तो पहला देश कौन सा है? यूएई। कौन सा है? यूएई। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित 2023 बैस्टल डे परेड के लिए माननीय मुख्य अतिथि कौन बनने जा रहे हैं? तो वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्रांस के लिए चीफ गेस्ट बनने का काम करेंगे? तो कौन से हैं? शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, लुइस एनालिसा लुला दा सिल्वा या फिर फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर?
तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है कि जो फ्रांस में 2023 बैस्टल डे परेड आयोजित की गई है उसके मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वो क्रिकेटर कौन से हैं? देवांग गांधी, एबे बुरविला, विक्रम राठौर या फिर सलीम दुरानी। तो बच्चों वो कौन से फेमस क्रिकेटर हैं? उनका नाम क्या है? सलीम दुरानी। क्या है? सलीम दुरानी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल किसकी काव्य रचना है? कौन सी? परिमल किसकी काव्य रचना है? तो किसकी है? निराला, रसखान, पंत या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की। तो प्यारे बच्चों, परिमल किसकी काव्य रचना है? ये है आपका निराला जी की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अजय अजया के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो बच्चों अजय मीन्स क्या होता है? अजय मीन्स क्या होता है? जो जीता ना जा सके। और अजय मीन्स क्या होता है? भांग या फिर बकरी। तो आप इनमें से राइट आंसर खुद छांट सकते हैं। देखो, अपार असीम गलत है, अंश कंधा गलत है, अर्थ मतलब गलत है। जबकि हमने क्या बताया था? अजय मीन्स क्या होता है? जो जीता ना जा सके। और अजय मीन्स क्या होता है? भांग या फिर बकरी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु प्लस आज्ञा किस संधि का उदाहरण है? तो सबसे पहले गुरु प्लस आज्ञा को मिला करके क्या बनेगा? गुरु आज्ञा। गुरु वाज्ञा क्या बने? गुरु आज्ञा। अब इसमें से कौन सी संधि है? तो इसमें से कौन सी संधि होती है? इसमें संधि होती है यड़ संधि। ठीक है, कौन सी होती है? यड़ संधि। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों सीरीज खत्म होती है यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।